नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आपका दोस्त। दोस्तों, आप सबके लिए बेहतरीन वीडियो सोशल साइंस का लेकर आया हूं। आप सबका बहुत दिनों से रिकमेंड था कि सर सोशल साइंस पर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई और आप सबके लिए 2017, 2018 और 2019 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के सिविक्स और जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र और भूगोल के जो प्रश्न बचे हुए थे वे सभी क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप सभी अपना नोटबुक निकाल लेवे और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसको आप नोट डाउन करें और उसका आंसर भी कर लेवे। ओके, इसमें क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए इस बार मैं कर दिया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कह रहे थे कि सर हमको इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन, तो वे भी देख सकते हैं, अवेलेबल करा दिया उसका भी। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों भूलिएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 से संबंधित था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 370 धारा के ऊपर। तो ये 2017 प्रयास परीक्षा में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है इसके आंसर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर एक्चुअल हमारा आंसर क्यों है वो भी अपन देख लेते हैं। जो हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन इस बार हो सकता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, धारा 370 जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू था, उसको मोदी सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। इस टाइम का ये ब्रेकिंग न्यूज है, आप तो जानते ही ये सब चीजें है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन अपने को क्या करना है, इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है उसके विषय में हमको जानना है। तो जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर के विषय में मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, धारा 370 तो हटा दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर एक क्या था, राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। पहला आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया आपका लद्दाख। देखिए पूरा इतना बड़ा था वो, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये आपको मैं इस नक्शे के द्वारा आपको समझा रहा हूं। ओके, जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख का जो उपराज्यपाल बना है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। ये 2 इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब उसको बना दिया गया 2 भागों में बांटकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यदि मैं राज्यों की संख्या के विषय में बात करूं तो पहले जो संख्या था राज्यों का वो था 29 राज्य भारत में। अब उनमें से एक राज्य कम हो गया, कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये देखिए एक कम कर दिया मैं। तो अभी वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो है 28। अच्छा, अब यदि मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहले से थे। अभी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, लेकिन भारत के गजट में प्रकाशित 9 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
दो केंद्र शासित प्रदेश थे, क्या क्या? दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी किसको दिया गया? दमन। ये उसकी राजधानी बना दी गई। अब टोटल पहले 9 थे, ठीक है। अच्छा, उस 9 में ये 2 भी तो शामिल थे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये 2 भी तो शामिल थे ना। तो भाई ये दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक। तो 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आ रही है कि राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो उसके विषय में मैं आपको बता दिया हूं ये डिटेल पूरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रवक्ता, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अब क्यों है ये देखते हैं हम। संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। देखो राज्यसभा का हमारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सारा चीज समझा रहा हूं आपको। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा के जो प्रमुख हैं उसको बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा के जो प्रमुख हैं उसको बोलते हैं सभापति। अच्छा, अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है आपका। अच्छा, राज्यसभा का सभापति, इसके विषय में हम जान लेते हैं। संविधान में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तो वही क्या है? अभी राज्यसभा के सभापति हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज के खालिस्तान स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज के होते हैं 3 स्तर। अब क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है आपका जनपद पंचायत, और होता है आपका जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, वो होते हैं सरपंच। और जनपद पंचायत के होते हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष। उसी प्रकार जिला का भी होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये इनके मुखिया होते हैं। तो 3 स्तर में हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान हमें मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। संविधान ने हमको 6 मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं। जैसे आप जानते होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका समानता का अधिकार। बाकी आप सभी जानते हैं, पढ़ लेंगे उसको। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से लोकसभा तथा राज्यसभा की संख्या है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से पूछा है। ऑप्शन ए 11 तथा 6, ऑप्शन बी 5 तथा 11, ऑप्शन सी 11 तथा 5, ऑप्शन डी 6 तथा 11। तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा में सीटों की जो संख्या है वो है 11, और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 5 छत्तीसगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना इससे आशय है। ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी। तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेना अपने को। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो इसके सारे ऑप्शन को हम क्लियर करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं बताते जाता हूं एक एक करके, सारे ऑप्शन डील कर देता हूं आपके लिए। हमारा राइट आंसर होगा इसका संघवाद। अब क्यों होगा इस पे हम चर्चा करें। हमारे देश में एक से ज्यादा स्तर पर शासन है, केंद्र शासन केंद्र सरकार, राज्य सरकार राज्यों में। अच्छा, राज्य के अंदर पंचायत स्तर पर शासन होता है, सरपंच मुखिया है, और उससे जो आपको मैं बताया हूं पंचायत स्तर 3 है आपके, ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अच्छा, इस चीजों का होना ही संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में बात करें तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, ठीक है। भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होता है यहां। नेक्स्ट ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी था हमारा राजतंत्र। इसमें देखिए क्या है, जहां राजा का शासन हो, तो पहले हमारे देश में भी राजाओं का शासन होता था, अब तो नहीं है, अभी तो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो वंशानुगत शासन, पहले उनके पिताजी, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे वंशानुगत जो शासन होता है उसको बोलते हैं राजतंत्र। जैसे अभी वर्तमान में ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां भी प्रधानमंत्री, लेकिन मुखिया कौन है, प्रमुख कौन है, वहां की महारानी है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। गणराज्य, ये उसका जस्ट अपोजिट है, किसका, राजतंत्र का। कैसे, जिस देश का प्रमुख वंशानुगत ना हो, चुनाव से आए हो, अर्थात चुनाव जीत कर आए, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति प्रमुख है और वो चुनाव जीत कर आए हैं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, तो ये आपका गणराज्य हो गया। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं, किसी से भी यदि प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भारत में कानून या विधि भी बोलते उसको बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर है संसद। अब सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि संसद होता क्या है। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, अर्थात उसके 3 अंग है, क्या क्या, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति जो कि प्रमुख है। अब कानून बनता कैसे है, इसमें हम यदि चर्चा करें, देखिए कानून बनता कैसे। सबसे पहले कोई भी बिल जिसको हमको कानून के रूप में बनाना है, उसको सबसे पहले हमको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर वहां से वो बिल क्या होगा, पारित हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। तो कहां जाएगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए तो वह जो कानून है या विधि है वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ये इसका स्टेप होता है, इस प्रकार आपका कानून बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 50 रुपए के नोट में, चाहे तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बताता हूं मैं आपको। देखिए, अभी वर्तमान में जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में है। अच्छा, इसके बाद जो आपके और ऑप्शन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऑप्शन बी क्या था आपका? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। लॉकडाउन पर लॉकडाउन चल रहे अभी, पता ही होगा आपको। फिर नेक्स्ट आया वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री का भी लगातार भाषण चल रहे 2-3 दिनों से, तो वो भी आप जानते होंगे। उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण। फिर है आपके ऑप्शन राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ये ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो 1 रुपए का नोट बनता है उसमें वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव उनका हस्ताक्षर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे ना। बाकी जितने भी नोट हैं उनमें आरबीआई के जो गवर्नर है उनका हस्ताक्षर होगा, लेकिन 1 रुपए के नोट में आपका क्या होगा? उसमें वित्त सचिव उनका हस्ताक्षर होगा। या आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट में कौन? वित्त सचिव, इनका हस्ताक्षर होगा, वित्त मंत्रालय में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति से संबंध है। ऑप्शन ए फसल उत्पादन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी ऊन उत्पादन। तो इसके राइट आंसर होंगे दूध उत्पादन। अब इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? श्वेत क्रांति बोले, श्वेत मतलब होता है सफेद, तो दूध क्या होता है? सफेद होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया आपका दूध उत्पादन। अच्छा, बाय द वे, फसल उत्पादन या मत्स्य उत्पादन के लिए भी क्वेश्चन आए तो उसका भी मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। देखिए, फसल उत्पादन, फसल में क्या क्या आएगा आपका? फसल उत्पादन, इसमें क्या क्या आएगा आपका? धान है और गेहूं, ये 2 फसल आएंगे आपके। गेहूं, अच्छा, ये क्या होता है आपका? हरित क्रांति, हरित क्रांति। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन था वो क्या था? मत्स्य उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन को क्या बोलते हैं अपन? मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली, ओके, मत्स्य। नीली क्रांति, नीली क्रांति, इनसे उसका संबंध है। ओके, नेक्स्ट, खालिस्तान पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी नागपुर का पठार, ऑप्शन सी अफ्रीका का पठार, ऑप्शन डी केनिया का पठार। अब इसमें चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत का पठार राइट आंसर है आपका। अच्छा, तिब्बत भारत के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो नेपाल के ऊपर का हिस्सा। अच्छा, वर्तमान में ये कहां है? अभी चीन के हिस्से में है जो आपका तिब्बत है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है। अच्छा, इसलिए इसे संसार का छत भी कहा जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, संसार का छत किसको कहते हैं? तो तिब्बत का पठार। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का शिमला अर्थात मैन पार्ट में जो तिब्बती लोग बसे हुए हैं वो वही तिब्बत से हैं। ओके, तो ये पूरा आपको मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? क्वेश्चन है नहीं गिरती बोल रहे, ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इनमें से यदि आप देखें तो आपका महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये सभी
पूर्व दिशा की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आपका, नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी का क्या है भाई, ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अच्छा, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर विसर्जित हो जाती है। ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जंगल जो खारे पानी में फैला होता है। तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय है वो, ठीक है क्वेश्चन में। ऑप्शन बी कांटेदार, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी पर्वतीय। तो ये मैंग्रोव राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब ये है क्या, ये देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, मैंग्रोव के बारे में आप जान ले, समुद्री तटों पर फैला होता है। भारत में इस प्रकार का जो वन है, खारे पानी का जंगल बोले है ना, तो जो वन है उसका नाम है सुंदरवन क्षेत्र में है वो, जो कि कहां है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये आपका हो गया मैंग्रोव, राइट आंसर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो भिलाई इस्पात कारखाना अर्थात भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1955। वर्तमान के जो रूस है उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। अच्छा, एक चीज और कि सन 1955 के टाइम में जो अभी वर्तमान का रूस है उसको बोलते थे सोवियत संघ। उस देखिए नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, सोवियत संघ को ही क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। वर्तमान में भी रूस है, उस टाइम में क्या बोलते थे, 1955 के टाइम में उसको सोवियत संघ। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका, तो ये भी मैं आपको क्लियर करा दिया। तो आपका राइट आंसर हो गया 1955। नेक्स्ट, सामान्यतः वायुमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने पर तापमान में कितनी कमी आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5.5 डिग्री, ऑप्शन बी 6.5 डिग्री, ऑप्शन सी 7.5 डिग्री, ऑप्शन डी 4.5 डिग्री। तो देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन, वायुमंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई में चढ़ेंगे तो तापमान में कितनी कमी आएगी, कितना ठंडा होगा वो। कमी आना मतलब, तापमान में कमी आना मतलब ठंडा, और तापमान में वृद्धि होना मतलब गर्मी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5 डिग्री। जैसे आप 1 किलोमीटर वायुमंडल में ऊंचाई में चढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री, ओके, 6.5 अंश तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी किस तापमान पर बर्फ में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए -32 अंश फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 10 अंश फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 0 अंश फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 32 अंश फ़ारेनहाइट। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कैसे कंफ्यूज कर रहा है कि बर्फ में परिवर्तित होता है, तो बर्फ का जमना आपको इजिली पूछा जाए तो आप आराम से बता देंगे। यदि यही चीज सेल्सियस में होता तो 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या हो जाता है आपका, बर्फ बन जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो किस में है, फ़ारेनहाइट में है, एफ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 डिग्री
फ़ारेनहाइट। एक्चुअली होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसका ही मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका ही मतलब बाय द वे देखिए, अभी तो ऑप्शन किस में दिया आपका, फ़ारेनहाइट में दिया है, लेकिन यही आपको नहीं देकर क्या दिया रहता, केल्विन में दिया रहता, तो क्या हो जाता ये हो जाता आपका 273.15, 273.15, और ये हो जाता आपका केल्विन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यदि केल्विन में आपका ऑप्शन दिया तो बर्फ का जमना 273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल, जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी। अच्छा, चंबल नदी पर क्या है, गांधी सागर बांध है। अच्छा, और जो आपके ऑप्शन है जैसे गंगा है, सतलज है, चिनाब है, उसके बारे में भी देख लिया, अगर उससे क्वेश्चन आए तो भी हम उसको आसानी से बना पाए। गंगा नदी पर देखें तो फरक्का बांध आपका जो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था सतलज नदी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाखड़ा नागल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका चिनाब नदी, ये आपका सलाल दुलहस्ती जम्मू कश्मीर। तो ये भी सारे आपके बांध हैं, तो ये सब बांध भी यदि पूछा जाए कि कौन से नदी पर स्थित है तो भी आप आसानी से बता पाएंगे, इसलिए मैं ऑप्शन भी क्लियर कर रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बनेगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कोड़ार बांध स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अब जो आपका कोडार बांध है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य उसमें। कोडार बांध कोडार नदी पर स्थित है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में यह स्थित है, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बता रहा हूं मैं आपको, शहीद वीर नारायण सिंह डैम, कोडार डैम या कोडार बांध एक ही चीज है, ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह डैम, कोडार बांध, कोडार डैम। ओके, नेक्स्ट, खालिस्तान दिनांक को समस्त पृथ्वी में दिन व रात की लंबाई एक समान होती है। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, उसमें लंबायत हो गया है, वो लंबाई है, आप क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 23 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, झूम खेती में बीज बोने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन ए बिखेरना, ऑप्शन बी भूमि बंदोबस्त, ऑप्शन सी बुआई, ऑप्शन डी उगाई। अब इसके बारे में आपको पहले जानना पड़ेगा कि आखिर झूम खेती होती क्या है। अच्छा, इसका राइट आंसर है आपका बिखेरना। तो अपन जान लेते हैं आखिर झूम खेती आपका होता क्या है। चलिए देखते हैं झूम खेती। देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या हुआ, जो आदिवासी लोग थे उन लोग क्या करते थे, उनको क्या करना है, खेती करना है। तो जो आदिवासी लोग थे उन लोग उसको सबसे पहले जहां उनको करना है खेती, उस क्षेत्र को, अब देखो सिंपल बात है कि वहां जंगल होगा, तो जंगल में क्या होगा, पेड़ होंगे। तो भाई सबसे पहले आदिवासी क्या करते थे, जिस क्षेत्र में उनको खेती करनी है बस
उसी क्षेत्र के जितने भी पेड़ हैं उनको काट लेते थे और काट कर उसको आग लगा देते थे, जला देते थे। तो जलाने के पश्चात क्या बचता था, उसमें राख बचता था और उसी में क्या करते थे, वो खेती करते थे। तो जो राख है वो क्या करता था, जमीन का उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करता था और अच्छी पैदावारी होती थी जो भी उन लोग खेती करते थे उसमें। अच्छा, एक तथ्य और है इसमें झूम खेती में कि ये जो उर्वरक क्षमता है ये कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता था। तो आदिवासी लोग क्या करते थे, जैसे ही उर्वरक क्षमता समाप्त हुआ या उनको पता चला कि हो रहा है उर्वरक क्षमता यहां समाप्त, तो सेम प्रक्रिया फिर से दूसरे क्षेत्र में जाके करते थे। वहां फिर से वही पेड़ की कटाई करेंगे, फिर जलाएंगे, फिर वो राख हो जाएगा, फिर उसमें फिर से खेती करेंगे। तो इस प्रकार वो प्रक्रिया करते रहते थे। ये हो गई आपकी झूम खेती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए सभी ऑप्शन बेहतरीन है, सबके बारे में आपको जानना भी चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर। अच्छा, चिपको आंदोलन क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा देख लें। चिपको आंदोलन आप समझ लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे आप। देखिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया बेहतरीन आंदोलनों में से एक है। अच्छा, ये है क्या? यह एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। इसे वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। इसमें जो वृक्ष थे जंगल के, उनकी कटाई करते थे लोग। तो लोग जो आंदोलनकारी थे वे क्या करते थे, पेड़ में जाकर चिपक जाते थे, अर्थात पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ ना काटिए। इस प्रकार यह आंदोलन सक्सेसफुल रहा और सुंदरलाल बहुगुणा को इनके ही चिपको आंदोलन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो ये रहे सोशल साइंस के, जियोग्राफी और सिविक्स के बेहतरीन 20 प्रश्न जो कि आपके बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑप्शन था उसको भी मैंने डील कर दिया है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो जरूर कर लेवे। अभी और भी बहुत सारे वीडियो आप सबके लिए आने हैं जो कि प्रयास एग्जाम के लिए बेहतरीन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, इसमें आप अपने आप को कोरोना से बचा कर रखें, तभी आप एग्जाम दिला भी पाएंगे। ये भी एक तथ्य है। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।